अच्छा तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने लगे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे। इसके अगर अल्फाज पे चलें तो आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल हीट से है मतलब टेम्परेचर, इसका ना मीनिंग रख लेते हैं। तो आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इधर आ रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उस प्रोसेस को कहते हैं isothermal process. The process which carried out at constant temperature is called isothermal. हमने यहाँ पे कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो मैं इधर लिखता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। और हमें पता है कि टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रहता है। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ में हमने कहा था ऐसा लॉ जिसमें क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, प्रेशर बढ़े तो वॉल्यूम कम हो, मतलब इन्वर्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमारा प्रोसेस भी वही पढ़ें जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें तो यहाँ पे आप देखें ये फार्मूला बन जाएगा, P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और साथ 1/V ये वैसे ही आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया, कॉन्स्टेंट आ गया। अब वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाएं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट पे P1 V1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ P2 है और V2 है, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हुआ तो अगेन आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है ना कि ये PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी कांस्टेंट आएगा। इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो कंपेयर करें, क्योंकि इसकी एक साइड सेम है तो कांस्टेंट आ रहा है एक साइड पे, तो ये जो दूसरी लेफ्ट साइड है ये भी सेम आ जाएगी। इधर आ जाएगा P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बॉयल्स लॉ की। और अगर इसको मैं ग्राफ से समझूं तो देखें, ग्राफ पे हम कहेंगे ये y एक्सिस और x एक्सिस है। x एक्सिस पे हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, y एक्सिस पे प्रेशर कंसिडर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेट करते हैं कि ये जो मैं अब डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ इसको मैं रेड कलर से ड्रा कर लेता हूँ। ये जो रेड लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रेड लाइन बेसिकली आइसोथर्मल का ग्राफ आएगा, और इस ग्राफ का हम नाम रखते हैं आइसोथर्म। ऐसा ग्राफ जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करे उस ग्राफ को आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखें, यहाँ पे ये आ जाएगा V1 और यहाँ पे ये आ जाएगा प्रेशर P1 y एक्सिस में। अब ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 2 पे देखें ये आ जाएगा वॉल्यूम V2 और यहाँ पे y एक्सिस पे आ जाएगा वॉल्यूम P2। तो ये ग्राफ से भी देख लीजिए, ये रेड लाइन ग्राफ है जो आइसोथर्म को शो कर रही है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रही है। तो आइए अब बात करते हैं आइडियल गैस में। आइडियल गैस में बच्चों हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो तो हमने साथ ये भी कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है ये टेम्परेचर के इक्वल आ जाती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, हम चेंज निकालते हैं तो चेंज को किससे लिखते हैं, डेल्टा U से लिखते हैं। आपको पढ़ाया हुआ क्लास में भी क्या, अगर एक क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज जीरो आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखें बच्चों, मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करता हूँ, यानी क्या होता है, हीट Q इज एडेड टू सिस्टम अपीयर एज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सिस्टम। ये आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। Q इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी को कहते हैं, W वर्क डन को कहते हैं और Q हीट को कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा हमारे केस में इंटरनल एनर्जी जीरो आ रही है, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आ रही है। इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, क्या जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो यहाँ पे आप पुट कर दें तो ये आ जाएगा डेल्टा U की जगह पे जीरो और साथ ये वर्क डन आ गया। अब जीरो को ऐड करें तो ये अगेन W वर्क डन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या मतलब नहीं कर रहा है, यहाँ पे मतलब ये नहीं कर रहा है कि जितनी आप हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को तो वो हीट आगे क्या करेगी, वर्क डन करेगी। तो बच्चों अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का ये पिस्टन पोजीशन 1 पे है।
हमने इसको हीट प्रोवाइड की। अब हीट को क्यू से लिखते हैं हम। हीट देंगे तो वो सारी हीट क्या करेगी, वर्क डन करेगी। यानी अब ये पिस्टन जो होगा ये पोजीशन 1 से मूव करके कहाँ पर चला जाएगा, पोजीशन 2 पे चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा। सारी हीट क्या करवा रही है, वर्क डन करवा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हीट ऐड हो तो हीट ऐड होने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और काम हो रहा है। एक तो हीट ऐड हो रही है जब, यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। दूसरा ये एक्सपैंड भी कर रहा है, ये गैस एक्सपैंड करेगी। जब गैस एक्सपैंड करेगी, और आपको पता है कि गैस एक्सपैंड होने से कूलिंग होती है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब भी एक्सपेंशन हो, एक्सपैंड करे गैस, तो कूलिंग होती है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, हीट ऐड होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और साथ एक्सपैंड भी कर रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज भी होगा। तो जितना यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये बैलेंस कर जाएगा, बैलेंस करेगा तो ओवरऑल जो टेम्परेचर होगा, ये ओवरऑल टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। और हमने यही तो देखा, ये वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों ये हमने एक एग्जांपल से भी देख ली। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पे आप 3 स्टार लगा लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो सिस्टम होता है प्रोसेस में जिसमें ना ही हीट एंटर हो सकती है ना ही लीव कर सकती है। यानी इधर मैंने लिखा हुआ है नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम इन अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट एंटर लीव नहीं करेगी। जैसे कि मैं इसको डायग्राम से लेट कर लेता हूँ कि ये सिलेंडर है और ये क्लोज है, और सपोज करें कि ये इंसुलेटर की वॉल्स हैं और इसके अंदर जो गैस वो अंदर ही रहेगी, ना हीट इससे बाहर आएगी ना ही इसमें एंटर होगी। तो इसको कहते हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एक बात याद रखनी है, जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू 0। Q इक्वल टू 0 का मतलब है हीट ना एंटर होगी सिस्टम में और ना ही लीव करेगी। ठीक है, जिसका नाम होगा एडियाबैटिक सिस्टम। ये हमारी बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है। ठीक है, ये डेफिनेशन। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन में हम लगाएंगे इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W वर्क डन होता है। अब यहाँ पे देखें हम क्या कह रहे हैं, सिस्टम है जिसमें हीट एंटर और लीव नहीं करती, यानी Q को हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 0 लगाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो डेल्टा U को दूसरी तरफ ले जाएं या W को दूसरी तरफ ले जाएं। अब चलते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इक्वेशन वैसे ही लिख रहा हूँ, 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन में मैं डेल्टा U को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा U। यानी डेल्टा U दूसरी तरफ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा U नेगेटिव हो गया, यानी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो गई है। अब यहाँ पे साथ नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का बच्चों ये मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो दूसरी तरफ क्या आ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब ये है कि वर्क डन ऑन सिस्टम है। जब वर्क ऑन सिस्टम हो, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जब वर्क डन ऑन सिस्टम हो तो इसको पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, यानी आप इसको कहेंगे वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब ये है कि गैस एक्सपेंड करेगी। लेट मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये गैस सिलेंडर है और इसका ये पिस्टन है पोजीशन 1 पे और इसमें गैस मॉलिक्यूल है। ये जो डॉट लगा रहा हूँ ये गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हीट एंटर लीव तो करेगी नहीं। अब हो गया क्या, इस गैस की जो अपनी इंटरनल एनर्जी ये यूज़ हो जाएगी, और ये यूज़ होगी तो कम हो जाएगी, और कम होके यूज़ करके ये क्या कर जाएगा, पिस्टन एक्सपेंड कर जाएगा और ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ जाएगा। हमारी बुक में लिखा हुआ है गैस एक्सपेंड ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स ऑन इंटरनल एनर्जी, यानी ये अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके एक्सपेंड कर जाती है। जब इंटरनल एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो कम होगी, जो कि नेगेटिव आ रहा है, और एक्सपेंड करेगी तो वर्क डन बाय सिस्टम है, पॉजिटिव होता है जब एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो हमने एक बात देख ली। दूसरी बात बच्चों ये देखें कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हमने क्या कहा था, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टेम्परेचर के। अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है
तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये इक्वल होती है। और देखें यहाँ पे गैस एक्सपेंड कर रही है ना, गैस एक्सपेंड हुई, तो इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यानी ऐसी एक्सपेंशन जिसमें गैस एक्सपेंड तो करे लेकिन हीट ना ही सिस्टम से बाहर आए ना ही इसमें एंटर हो, तो इसका नाम हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखिए मैंने ये जो फार्मूला था ना, यहाँ पे ये फार्मूला मैंने एज इट इज लिखा था। अब अगेन यही फार्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये है 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे डेल्टा U को दूसरी तरफ लेकर गए थे। अब ऐसा करते हैं W को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब W दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा दूसरी तरफ चल के। तो अब डेल्टा U की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। और आपको बच्चों मैंने बताया था नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है, वर्क ऑन सिस्टम होता है, वर्क ऑन सिस्टम। जब वर्क ऑन सिस्टम हो तो इसका मतलब है गैस कंप्रेस कर रही है और इधर इंटरनल एनर्जी अब पॉजिटिव आ रही है। अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अब यहाँ पे इंक्रीज होगी। यानी मैं यहाँ पे ये सिलेंडर ड्रा करता हूँ और इसमें कहता हूँ ये इसकी पोजीशन 2 है और इसमें गैस मॉलिक्यूल फिल है। अब क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगी, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आ जाएगा। ठीक है, और गैस उसी जगह पे आ जाएगी। अब ये कंप्रेस हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, कंप्रेस होगा तो वर्क डन ऑन सिस्टम को नेगेटिव से लिखते हैं। और साथ ही तो देखें जब कंप्रेस होगा तो हीट तो ना ही एंटर करनी है ना ही लीव करनी है। कंप्रेस होने से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हमें ये भी पता है कि इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टेम्परेचर के। जब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर अब इंक्रीज होगा। अब देखें चूंकि हमने कहा यहाँ पे कंप्रेस कर रही है गैस, तो इसका नाम क्या रख देंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, और इस एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे हम एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इन बिटवीन ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम एंड वाई एक्सिस पे प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं। अब देखें हमने लास्ट टाइम ग्राफ ड्रा किया था आइसोथर्म का, तो ये आइसोथर्म का ग्राफ आ रहा था जिसका नाम रखा था आइसोथर्म। ग्राफ रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो इस ग्राफ को हम आइसोथर्म पढ़ते हैं। अब हम दूसरा ग्राफ ड्रा करने लगे हैं, यानी एडियाबैटिक का ड्रा करने लगे हैं। तो एडियाबैटिक का जो ग्राफ आएगा ना, ये थोड़ा सा स्टीपर होता है, यानी यहीं से स्टार्ट होगा और ये थोड़ा सा स्टीपर है, ये इस तरह से आएगा। ये देखें ये कर्व आ रहा है, आइसोथर्मल का ब्लैक कलर में है कर्व, और ये थोड़ा सा नीचे से ये स्टीपर हो रहा है, स्टीपर होकर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में ग्राफ ड्रा किया इसको कहते हैं एडियाबैट। एडियाबैट यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ का नाम हम एडियाबैट रखते हैं। आपकी बुक में ये डेफिनेशन भी लिखी होगी, द प्रोसेस द ग्राफ विच रिप्रेजेंट, ग्राफ को कर्व भी कहते हैं, द कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर टायर फट जाए, बर्स्ट कर जाए, तो तब जो एयर रैपिडली आउट होगी तो ये जो फिनोमेना होगा ये क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि इस दौरान ना हीट एंटर होती है उस एयर में और ना ही लीव करती है जब ये बर्स्ट कर रही होती है। फिर रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, जब भी गैस कंप्रेस करती है या एक्सपेंड करती है और ये रैपिड हो अगर, तो फिर भी उसमें हीट ना एंटर और ना ही लीव करती है। अगर आपको याद हो 8th चैप्टर में मैंने स्पीड ऑफ साउंड पढ़ाया था और वहाँ पे बताया था कि जब एयर में जब साउंड ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आती हैं। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इतनी स्पीड के साथ हो रही होती हैं कि उस कंप्रेशन में जो हीट आती है वो साथ वाले कूलर पार्ट में ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि वो रैपिड हो रही होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्लाउड फॉर्मेशन आ जाए, ये लास्ट है क्लाउड फॉर्मेशन। जब क्लाउड्स बादल बन रहे होते हैं तो उस दौरान भी क्या होता है, हीट एंटर ना ही लीव करती है उस क्लाउड्स में ना ही एंटर करती है। तो ये 3 एग्जाम्पल है, इनको आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाए गैमा फैक्टर आता है। हमने कहा था कि ये जो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ये तो तब होता है जब टेम्परेचर क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ के लिए है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। लेकिन हमारे केस में टेम्परेचर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है और जो कंप्रेशन होती है टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे हम गैमा फैक्टर लगा देंगे और गैमा इस पावर में लगाएंगे और वॉल्यूम की पावर में लगाएंगे। ठीक है, और गैमा फैक्टर क्या बता रहा है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है
उसको बैलेंस करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कांस्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो गैमा फैक्टर है इसको कहेंगे ये है Cp डिवाइडेड बाई Cv। अब ये Cp डिवाइडेड Cv क्या है, ये आगे हमने पढ़ना है, ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। इसको इन शॉर्ट अभी ये देखेंगे, Cp है मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, P फॉर प्रेशर है, डिवाइडेड बाई Cv इसको कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे गैमा फैक्टर लगाएंगे जिसकी वजह से अब Pv कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगाया हुआ है, इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इसको हमने समझना है इसका कंसेप्ट क्या है, फिर साथ ही डेफिनेशन हो जाएगी। देखिए मैंने इधर लेट किया कि सब्सटेंस है और ये कितना है, इसका मास 1 मोल है और इसको हमने हीट दी। कितनी हीट दी, इतनी हीट हम इसको प्रोवाइड करेंगे कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना हो जाए, 1 केल्विन हो जाए। जब इसका टेम्परेचर 1 केल्विन हो जाएगा तो जितनी हीट इसको मिली होगी उस हीट का नाम क्या रख देंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसमें आ रहा है ना स्पेसिफिक मीन खास हीट है। कौन सी खास है, वो खास हीट है जो सब्सटेंस का कितना टेम्परेचर कर देती है, 1 मोल। तो इसी तरह फिर हम डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस अप टू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये इसकी दूसरी टाइप है, इसकी टाइप हम देखने लगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही सेम वर्ड इधर लिखा हुआ है, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया। अब इसकी डेफिनेशन भी सेम वही है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे हमने सब्सटेंस कहा था, अब यहाँ पे सब्सटेंस की जगह गैस कंसिडर कर लेंगे। इधर भी वही बात है, अब क्या होगा, सब्सटेंस की जगह बस गैस है, बाकी सेम पॉइंट है। क्या हीट दी गैस को, कितनी गैस को, 1 मोल गैस को हीट दी, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 1 केल्विन को, और साथ वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे पिस्टन पोजीशन 1 पे है तो ये पिस्टन पोजीशन 1 पे ही रहेगा, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करते हैं मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम को। तो देखिएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस अप टू 1 केल्विन इज नोन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट द एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कहना जरूरी है क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की डेफिनेशन में बस एक ही फर्क आया, सब्सटेंस की जगह गैस बोला और उधर एंड पे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं बोला था, इधर एंड पे कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे। अब आ जाए इसकी जो थर्ड टाइप दूसरी टाइप है, ये हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके लिए भी मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेट करते हैं ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये इसको हमने हीट प्रोवाइड की। जब हीट हम देंगे इसको, हीट को हम सिंबॉलिकली Q से लिखते हैं। हीट देंगे तो ये अब पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन पोजीशन 1 से कहाँ पे आ जाता है, लेट ये पिस्टन पोजीशन 2 पे आ गया, मूव किया। जब ये मूव किया ना तो हीट हमने दी कि किसको दी, 1 मोल गैस को। इधर भी वही कहेंगे, गैस का मास 1 मोल है और टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, टेम्परेचर इसका 1 केल्विन हो जाना चाहिए। तो प्रेशर क्या रहेगा, अब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसलिए क्या कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये पिस्टन पोजीशन 1 से पोजीशन 2 ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब देखें जरा क्या इसका कंसेप्ट है, वो हीट जो 1 मोल गैस को का टेम्परेचर 1 केल्विन कर दे कांस्टेंट प्रेशर पे, उस हीट को क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डिफाइन हम यूं कर सकते हैं, क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस अप टू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड पे आपने क्या बोलना है, मोलर, एंड पे बोलना है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसमें हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, किसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो देखें बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम तो हमने कहा कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम है और ये है कांस्टेंट। जब आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम का चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। डेल्टा चेंज को कहते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है क्योंकि चेंज नहीं होना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब फर्स्ट लॉ लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q इक्वल होता है डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पे वैल्यू से लगाते हैं, तो देखें डेल्टा V तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब ये डेल्टा V वॉल्यूम 0 है। वर्क डन हम देखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा V। डेल्टा V तो हमने कहा क्या आ रहा है, डेल्टा V 0 आ रहा है, जैसे ये बताया चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये वर्क डन 0 इधर पुट करते हैं, तो इधर पुट करेंगे तो ये W की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पे ये Q आ रहा है, इसके सबस्क्रिप्ट में V लिख लेते हैं।
सबस्क्रिप्ट पे वी लिखा क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए सबस्क्रिप्ट में क्यू के सबस्क्रिप्ट में वी लिख दिया, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू और साथ वर्क डन 0 पुट कर दिया और ये आ जाएगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क डन तो 0 हो गया। अब देखें यहाँ पे ना हमने ये बात पहले नहीं पढ़ी जो कि मैं अब बता रहा हूँ, वो ये बात है कि हम कहते हैं कि ये जो हीट होती है ना ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट भी ज़्यादा होती है। मैं इधर फिर सबस्क्रिप्ट में वी लगा लेता हूँ क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वी लगाया तो देखें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मूव करें तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट को हमने सी लिख दिया। ठीक है, और अब देखें ये जो क्यू वी आ रहा है ये क्यू वी इधर पुट कर दें। ठीक है, ये मैं इधर पुट करता हूँ, ये क्या आ जाएगा क्यू वी इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। यानी ये जो है ना, अब मैं यूँ कर लेता हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसके नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन लिखनी है, फिर ये वाली इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, इसके बाद ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर ये इक्वेशन दोबारा लिखी। अब ऐसा करें ये क्यू वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, क्यू वी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू वी की जगह पे क्या आ जाएगा सी, और सी के सबस्क्रिप्ट पे भी वी लगा देंगे क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहे हैं तो सी के सबस्क्रिप्ट पे हम वी लगा लेते हैं। अब क्यू की वैल्यू इधर लगाएं, क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा सी वी इंटू डेल्टा टी और दूसरी तरफ क्या है डेल्टा यू। तो ये हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। डेल्टा यू कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गई सी वी इंटू डेल्टा टी। तो ये बच्चों इसमें डेरिवेशन थी, ये आपको डेरिवेशन का पता होना चाहिए। ये हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप था, इसको एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अच्छा बच्चों, अब हम प्रूफ करने लगे हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये जो आर आ रहा है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, सी पी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, सी वी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर सी पी माइनस सी वी करें तो कैपिटल आर आता है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर आप 4 स्टार लगा लें। ठीक है, तो डेरिवेशन करनी है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही जो हम अभी बात करके हैं पिछले टॉपिक में। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने बात करनी है तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा था क्या, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और इस पे V लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहे हैं तो क्यू वी लिख दिया, V आ गया। अब देखिए हमें पता है कि वर्क डन तो 0 होना है। क्यों 0 होना है अभी मैं पिछले टॉपिक में बता के आ रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 0, और जब चेंज इन वॉल्यूम हम फार्मूले में पुट करते हैं, फार्मूला क्या होता है वर्क डन का P इंटू डेल्टा वी। तो जब इधर पुट करते हैं डेल्टा वी की जगह पे 0 पुट किया हमने तो प्रेशर से मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये जो वर्क डन 0 आ रहा है इधर पुट करते हैं, सेम वही कैलकुलेशन है जो भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करके भी आए हैं। अब देखें क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू वैसे ही आ जाएगा और वर्क डन कितना हो गया 0 हो गया। 0 तो यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, अब इधर एक और फॉर्मूला हमने लिखा था, क्यू किसके डायरेक्ट होता है या किसके इक्वल होता है, सी डेल्टा टी के इक्वल होता है। ठीक है, पिछले टॉपिक में भी हमने देखा। अब मैं इधर सबस्क्रिप्ट में वी लगाता हूँ तो इधर भी सबस्क्रिप्ट में सी वी आ जाएगा, यानी सी वी हो जाएगा, ये क्यू वी हो जाएगा। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दें तो क्यू वी की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा सी वी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक बात याद रखनी है, जो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है वही इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। यानी ये फॉर्मूला दोनों के लिए है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और यही क्या है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये एक बात याद रखनी है, गैस की इंटरनल एनर्जी सेम होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी और कांस्टेंट प्रेशर पे भी। ठीक है, तो ये हमने लिख दी कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा यू ही रहेगा, चाहे कांस्टेंट प्रेशर है चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हम ये लिखते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है। अब देखें यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ QP लिख लेता हूँ क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर बात कर रहे हैं। अब मैं फार्मूला ही लिखता हूँ, Q का फार्मूला होता है C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं इधर सबस्क्रिप्ट में लिख लें तो P, तो इधर आ जाएगा CP, और डेल्टा U हमने लिखना है तो डेल्टा U का फार्मूला अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी यही रहेगी। तो ये इधर भी हम यही फार्मूला लिखेंगे, क्या ये आ जाएगा CV इंटू
डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा वर्ड आ जाए वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन का फॉर्मूला भी आपने यूज़ किया, क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी होता है। अब तीनों ये फार्मूले ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट कर दें, यानी इक्वेशन 1 में ये तीनों फार्मूले पुट कर दें, तो क्यू पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी पी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू वर्क डन है, और वर्क डन की जगह पे क्या आ जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशन आ रही है ना, इस इक्वेशन का मैं नाम रख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन 2 में पी डेल्टा वी की वैल्यू पुट करनी है हमने, तो इसके लिए हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये जनरल गैस इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में मैं v के साथ डेल्टा लगाता हूँ, डेल्टा फिर चेंज होता है तो ये डेल्टा v हो जाएगा, और दूसरी तरफ डेल्टा t हो जाएगा, यानी t के साथ डेल्टा आ रहा है तो इधर v वॉल्यूम के साथ डेल्टा आ रहा है, यानी टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होगा। और यहाँ पे आप देखें n है, नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं, हमने नंबर ऑफ मोल्स कितनी कंसिडर करने हैं, 1 मोल, जैसे कि डेफिनेशन मोलर स्पेसिफिक हीट हमने की थी तो 1 मोल कह रहे थे, तो n 1 मोल है, तो इधर पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, p डेल्टा v इज इक्वल टू n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, इधर आर टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई p डेल्टा v की, इधर भी p डेल्टा v है, तो p डेल्टा v की जगह पे क्या लगा देंगे, r डेल्टा t लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये जो p डेल्टा v की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने लगे हैं, तो पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, ये इक्वेशन मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस पी इंटू डेल्टा वी। अब इसमें ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, क्या वैल्यू हमने फाइंड की, मैं इधर भी लिख रहा हूँ, पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा टी, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दें, ठीक है। पी डेल्टा वी की जगह पे ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सी पी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस, इसकी जगह पे क्या आ जाना है, ये तो वैसे ही लिखा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा आर इंटू डेल्टा टी। अब इसमें देखें कि ये जो सी वी है ये ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी पी डेल्टा टी माइनस सी वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो राइट साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ आर डेल्टा टी रह जाएगा, ये फैक्टर ऐड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ माइनस हो गया। अब देखें इस साइड लेफ्ट साइड में कुछ कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा टी कॉमन आ रहा है क्योंकि सेम है दोनों में, तो ये आ जाएगा सी पी माइनस सी वी, और साथ इधर हमने कॉमन ले लिया डेल्टा टी, और दूसरी तरफ क्या है, आर इंटू डेल्टा टी है। तो यहाँ पे बच्चों देखें ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी दोनों तरफ है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो ये वही इक्वेशन प्रूफ होगी जो हमने शुरू में लिखी थी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट आर आ गया, ये हमारी डेरिवेशन होगी। तो बच्चों ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अच्छी तरह से तैयार करनी है, इसकी थ्योरी लिखेंगे जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है, फिर आगे इसकी डेरिवेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था आज के टॉपिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।